वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। इसे 19वीं सदी में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति की याद में बनाया गया था। ये 555 फुट लंबा टावर अमेरिका की राजधानी में बना है। इसका ऊपरी हिस्सा खास तौर पर पिरामिड के आकार में बनाया गया है। ये स्मारक दुनिया भर में सबसे ऊंचा स्टोन ओबेलिस्क माना जाता है। ओबेलिस्क शब्द आमतौर पर रेक्टेंगुलर पिलर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऊपर से हल्के नुकीले होते हैं, जैसे प्राचीन इजिप्ट या रोम में थे। उन पर लिखावट भी होती थी, जंगों के रिकॉर्ड्स, खास घटनाओं का जिक्र, कभी कभी किसी शाही खानदान का पूरा लेखा जोखा होता था। और देखिए, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में भी हमने ऐसा ही कुछ किया है। वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट प्रतीक है यूनाइटेड स्टेट्स का और दर्शाता है वॉशिंगटन डीसी की ताकत को। भले ही वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट पत्थरों के ब्लॉक से बना हुआ है और ये बहुत हद तक इजिप्शियन ओबेलिस्क की तरह लगता है, पर वो ओबेलिस्क पूरी तरह अलग है क्योंकि वो बने हैं एक ठोस पत्थर से। जमीन पर सीधे खड़े विशाल पत्थर को मोनोलिथ कहते हैं। ऐसे लाखों पत्थरों से प्राचीन इतिहास में ढेरों स्मारक बनाए गए, जिनमें से कुछ टर्की, पेरू और इथियोपिया में मौजूद हैं। आखिर प्राचीन इंसान को ऐसे विशालकाय स्मारक बनाने का ख्याल क्यों आया? क्या इन पत्थरों में कोई ऐसी ताकत छुपी थी जिसकी वजह से उस दौर के इंसान इन्हें खास समझते थे? इसका जवाब शायद हमें लंदन के पश्चिम में करीब 150 किलोमीटर दूर इंग्लिश कंट्री साइड में मिल सकता है। स्टोनहेंज, इंग्लैंड। विल्टशर काउंटी के इन सॉल्सबरी मैदानों में आपको दिखेंगे दुनिया के सबसे जटिल प्राचीन पत्थरों के स्मारक। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि मोनोलिथ्स का यह बेहतरीन अरेंजमेंट दक्षिणी इंग्लैंड में करीब 4000 साल पहले बनाया गया था। 100 से भी ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक से बना यह मोनोलिथ बतौर एक मेगालिथ सबसे बड़ा स्मारक है। एक दौर ऐसा भी था करीब कुछ हजार साल पहले, जिसे मेगालिथिक टाइम यानी महापाषाण युग कह सकते हैं। और इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हर सभ्यता ने बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक बनाने शुरू कर दिए थे। ये कल्चर्स, जिन्हें हम मेगालिथिक कल्चर्स भी कहते हैं, इनके पीछे कोई तो रहस्य जरूर था। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? अचानक से ही ऐसा क्या हुआ कि पूरे यूरोप और एशिया के ज्यादातर इलाकों के लोगों ने बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें खुले मैदान तक खींच कर लाए और उन्हें इस तरह बड़े अजीबोगरीब ढंग से सजा कर रखा गया। स्टोनहेंज दुनिया का सबसे मशहूर मेगालिथिक स्ट्रक्चर। इसे इसका नाम इसमें इस्तेमाल हुए मटेरियल पत्थर से मिला, साथ ही शब्द हेंज से, जिसका इस्तेमाल बीच में से समतल इलाके के चारों ओर फैले गोलाकार के लिए किया जाता है। स्टोनहेंज अभी जो है वो असली स्मारक का सिर्फ 25% बचा है, बाकी का 75% तबाह हो चुका है हमेशा के लिए। शुरुआत में ये 60 बड़े ब्लॉक्स से बना था जो एक परफेक्ट सर्कल बनाते थे। पर सवाल है, कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा भारी काम किया और इसकी वजह क्या थी? हालांकि सदियों से खोजकर्ता इसके बनने का निश्चित समय तय नहीं कर पाए, पर ऐसा माना जाता है कि स्टोनहेंज की बनावट कई हजार साल के दौरान अलग अलग समय में की गई थी। ये माना जाता है कि स्टोनहेंज का पहला हिस्सा सिर्फ 3 बड़ी भारी लकड़ियों के खंभे थे, जो अब कार पार्क के एरिया में आता है, और इन पर पेंट किया गया है। ये कम से कम 10,000 साल पुराने माने जाते हैं। स्टोनहेंज के अगले हिस्से का काम लगभग 3200 से 3400 ईसा पूर्व में किया गया था, जब चारों तरफ जमीन में आकार दिया गया, और तब वहाँ कुछ ही पत्थर थे। फिर कुछ 100 सालों बाद यहाँ ब्लू स्टोन्स लाए गए, और ये पत्थर यहाँ कई 100 किलोमीटर दूर वेल्स के प्रेसली माउंटेन से लाए गए थे। यहाँ के और बड़े पत्थर द ग्रेट सारसन स्टोन्स पास की जगहों से लाए गए थे, जो करीब 30 किलोमीटर दूर थीं। पर कईयों का वजन तो 50 टन तक है। हजारों टन वजनी पत्थरों को जमीन से काटकर कई 100 किलोमीटर दूर तक लाया गया। क्या प्राचीन काल के लोगों ने वाकई इन विशाल पत्थरों के साथ इस नामुमकिन काम को अंजाम दिया होगा?
ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने या तो रोलर्स का इस्तेमाल किया होगा या पेड़ों के तनों का। पर अगर उन जगहों को देखें जहां उन्हें जाना पड़ा होगा तो ये नामुमकिन लगता है। कई ब्रिटिश टीम्स ने इस काम को फिर से करने के बारे में सोचा। उनके सामने सवाल ये था कि प्राचीन लोगों ने वेल्स और स्टोनहेंज के बीच की नदियों को कैसे पार किया होगा, बीच की घाटियों को कैसे पार किया होगा। स्टोनहेंज के इन सवालों का जवाब हमें एक और जगह मिलता है, वो है लेजेंड ऑफ आर्थर में। और इस लेजेंड के मुताबिक स्टोनहेंज के पत्थरों को आयरलैंड से मर्लिन लेकर आया था, जो किंग आर्थर का मजिशियन था। उसमें लिखा है कि मर्लिन इन सभी पत्थरों को हवा में उठाकर और फिर उन्हें धकेल कर लाया था, वो भी अपने हाथों से। और इसी तरह उसने वेल्स से स्टोनहेंज तक का लंबा रास्ता तय किया था। 20th सेंचुरी के ग्रेट फ्रेंच फिलोसोफर और हिस्टोरियन जॉन मार्केल ने मर्लिन और आर्थर और उनके केल्टिक ट्रेडिशंस के बारे में 40 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। मार्केल ने पूरा जोर दिया है कि मर्लिन का अस्तित्व वाकई था, और उन्होंने ये भी कहा है कि मर्लिन एक जबरदस्त शक्तियों वाले दूसरी दुनिया के प्राणी थे, जो धरती के लोगों को अपनी शक्ति को और मजबूत करके जिंदगी को बेहतर करने की दीक्षा देने आए थे। क्या हम सचमुच मर्लिन की कहानियों को प्राचीन इतिहास में इंसानों से एलियंस के रिश्ते का एक सबूत मान सकते हैं? साथ ही इसका भी कि उन्होंने एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी जिससे ऐसे मोनोलिथ्स को इनकी जगह पर लाकर रखा गया। अगर ऐसा है तो इन स्मारकों को बनाने के लिए सिर्फ पत्थरों का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? ऐसा हो सकता है कि वो इसी के जरिए अपने देवताओं को खुश करना चाहते थे। ऐसा अक्सर देखा गया है कि लोग पत्थर को ही ईश्वर मान लेते हैं, क्योंकि पत्थर का अस्तित्व भी युगों युगों तक के लिए होता है। अगर वो एक ऐसा स्मारक बनाना चाहते थे जो ये दिखाए कि उनकी संस्कृति कितने सालों तक रही, तो पत्थर से बेहतर मटेरियल और कुछ नहीं हो सकता। पत्थरों की अपनी ही खूबियां और खासियत होती हैं, जैसे इनकी मजबूती, कठोरता और कईयों में दूसरी खूबियां भी होती हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, जिनका इस्तेमाल इन सभ्यताओं में खास तौर पर देखा गया है। ब्लू स्टोन्स, जिनसे स्टोनहेंज का आउटर और इनर सर्कल बना है, उनमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स हैं। इन पत्थरों की खूबियां ये होती हैं कि ये इंसानी शरीर पर अपना असर दिखाती हैं। इनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ऐसा वाइब्रेशन होता है जिससे पत्थरों को पकड़ने वाले पर अच्छा असर पड़ता है। और तो और ये भी कहा जाता रहा है कि स्टोनहेंज एक तरह की हीलिंग प्लेस हुआ करती थी, जहां लोग आते जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं। कुछ शोधकर्ताओं ने स्टोनहेंज के एलियन से संबंधित होने के सबूत इस साइट की अलग तरह की बनावट में भी दिए हैं। हर पत्थर की सटीक पोजीशन और एक दूसरे से दूरी इस मेगालिथ की ओर इशारा करती है। अगर ऊपर से देखें तो स्टोनहेंज आपको हमारे सोलर सिस्टम की बनावट में ही दिखेगा। ये सभी कंसेंट्रिक सर्कल्स हमारे सोलर सिस्टम के एक एक ग्रह हैं। उन्हें ये सब कैसे पता? प्राचीन लेखों और परंपराओं में ये कहा गया है कि ये ज्ञान हमारे पूर्वजों को किसी और ने नहीं बल्कि एलियंस ने दिया था, यानी ईश्वर ने। कुछ लोगों का मानना है कि स्टोनहेंज एक तरह का कैलेंडर मार्कर था, जिससे प्राचीन लोगों को ये पता चले कि बीज बोने का सही वक्त कब है। और कुछ लोगों का मानना है ये एक तरह का खगोलीय कैलेंडर है, जो ये देखने के लिए बनाया गया था कि आसमान से खतरनाक उल्का की बारिश कब होने वाली है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग मोनोलिथ्स की पोजीशन से प्राचीन इंसान समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस देखते थे, और वो स्टार सिस्टम्स की मूवमेंट को भी देखते थे। तो उस दौर में ऐसा कौन था जिसे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की जरूरत होगी? कहीं वो दूसरी दुनिया के जीव यानी एलियंस तो नहीं थे? या हो सकता है कि वो बुद्धिजीवी थे जिन्हें एलियंस यहाँ धरती पर तैयार कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे, ताकि वो तारों को पढ़ सकें, ब्रह्मांड को पढ़ सकें, चांद और ग्रहण को भी। क्या ये मुमकिन है कि दूसरी दुनिया के लोगों ने स्टोनहेंज को सिर्फ इसलिए बनाया हो ताकि प्राचीन इंसान तारों के बारे में डेटा इकट्ठा कर सके? अगर हाँ, तो क्यों? और ऐसा खगोलीय ज्ञान देने के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब हमें इंग्लिश कंट्रीसाइड के और अंदर जाकर मिल सकता है, जहां है
एक और मोनोलिथिक साइट जो स्टोनहेंज से 16 गुना ज्यादा बड़ी है और उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय।